हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरेट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, साइट खुली हुई है, ये है cee.ncert.gov.in। यानी कि अगर किसी को टीचिंग की दुनिया में आना है तो देखो दोस्तों, टीचिंग की दुनिया में दो तरीके हैं। या फिर तो आप कॉलेज लेवल पे टीचिंग करना चाहते हो या फिर स्कूल लेवल पे। तो स्कूल लेवल के लिए तो बीएड जो है रिक्वायर्ड होती है जब आप टीजीटी या फिर पीजीटी लगना चाहते हो तो। और कई कई जगह पे तो बीआरटी के लिए भी बीएड जो है एलिजिबल है। तो अगर आप स्कूल लेवल पे आना चाहते हो तो आपको बीएड चाहिए होता है। और अगर आप कॉलेज लेवल पे जाना चाहते हो टीचिंग के लिए तो आपको एमएड की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो एमएड है ही कम से कम। ठीक है, उसके बाद नेट वेट दीजिए आप। तो देखो यहाँ पे जो है कई लोगों को नहीं पता होता है, बट एनसीईआरटी मैं लिख के भी चलता हूँ साथ साथ। एनसीईआरटी भी जो है आपका बीएड करवाती है, एमएड करवाती है। साथ ही साथ अगर कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहता है बीए बीएड का या फिर बीएससी बीएड का, तो इसमें वो भी सुविधा है। ठीक है, तो आप तीन तरीके से इसमें एंट्री ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। यहाँ आओ, सबसे पहले मैं फी स्ट्रक्चर से लेके सारी चीजें बताऊंगा आपको, बट एक एक करके चलते हैं। पहले देखो देखो यहाँ पे आओ आप। पहले देखो कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, पहले इस पे ध्यान दो। अगर कोई बीएड या एमएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहता है, देखो यहाँ पे ना, पहली बात तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। पहले यहाँ पे आओ। यहाँ पे आप तीन तरीके से एंट्री ले सकते हो। तीन तरीके से और तीन टाइप के लोग आ सकते हैं यहाँ पे। जिसने अभी रिसेंटली 12th करी है और सो उसे कोई मान लो ग्रेजुएशन करके, पार्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है, ग्रेजुएशन करके उसको बीएड करनी है मान लो आगे। ठीक है। सेकंड वो लोग, ये तो फर्स्ट वाले हो गए। सेकंड वो लोग मान लो जो ऑलरेडी मान लो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन मान लो, ये 12th पास के लिए बताया मैंने। ये ग्रेजुएशन डन मान लो जिनकी, वो सिर्फ जो है वो बीएड करना चाहते हैं मान लो। ठीक है। तीसरे टाइप के वो लोग मान लो जिसने बीएड भी कर ली है अपनी, बीएड डन है उनकी, वो सिर्फ जो है एमएड परस्यू करना चाहते हैं अपना। तो इन तीन तरीके से जो है एंट्री आप ले सकते हो। ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो मैंने लिखा है, इसमें कौन सा कोर्स ऑफर किया जाता है, मान लो बीए प्लस बीएड। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, अलग से करने जाइएगा तो इसमें 3 साल लगते हैं और इसमें 2 साल लग जाएंगे बीएड के आपके, तो टोटल होगा 5। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो, इंटीग्रेटेड, तो सिर्फ आपको जो है 4 साल में दोनों डिग्री दी जाएंगी बीए प्लस बीएड की। तो काफी बढ़िया है 12th पास वालों के लिए। उनका 1 साल जो है बच जाएगा, कीमती साल। ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया है या फिर मान लो जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट भी है, मान लो पोस्ट ग्रेजुएट भी जिसने कर रखा हो, पीजी भी है जिनके पास, पोस्ट ग्रेजुएट जिनके पास हो, वो भी अगर मान लो बीएड करना चाहते हैं तो वो बीएड कर सकते हैं। 2 साल का रहेगा उनके लिए, 2 इयर्स का। ठीक है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, मान लो बीए इंग्लिश कर रखी है, उसके बाद डायरेक्टली टीचर बनना चाहता है तो वो टीजीटी लगेगा। ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेगा तो वो टीजीटी लगेगा। लेकिन अगर मान लो पीजी कर रखा है, उसने मास्टर्स कर रखा है इंग्लिश से, तो एमए प्लस बीएड वो पीजीटी लग जाएगा। ठीक है, पीजीटी लग जाएगा। तो अगर मान लो ग्रेजुएशन या फिर पीजी करके डायरेक्टली बीएड करना चाहते हो तो 2 साल आपको लगेगा टाइम, और आप ये भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। डीयू और बीएचयू के अलावा मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हो। काफी अच्छी जो है सुविधा आपको मिलेगी यहाँ पे। हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिल जाता है एज कम्पेयर टू दिल्ली। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हॉस्टल सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है आपका सीआई, बाकी जगह नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा देख के चलना। अच्छा ठीक है, मान लो किसी ने बीएड कर रखी है, उसको एमएड करनी है। बीएड कर रखी है, उसको एमएड करनी है, तो वो भी कर सकता है। और एमएड के लिए फिर से 2 साल रहेंगे आपके। तो एक ये भी है यहाँ पे। और बाकी ये देखो कुछ मास्टर्स वाले प्रोग्राम भी हैं, जैसे एमएससी एमएड है या फिर बीएससी बीएड है, बीए बीएड है। तो इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया बेसिकली कि इन तीन तरीकों से कर सकते हो। या फिर तो 12th पास वाला आ जाए, या फिर जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर पीजी कर रखी है वो डायरेक्टली बीएड करना चाहता है, या फिर किसी ने सिर्फ बीएड कर रखी है उसको सिर्फ एमएड करने के लिए आना है, तो एनसीईआरटी मौका देता है ऐसे बच्चों को कि वो इनके पास आए और इनके पास से जो है डिग्रियां वगैरह लेके जाए। तो बहुत अच्छे से मैं आपको ये सारी चीजें समझा चुका हूँ कि कौन कौन इसमें एंट्री ले सकता है। दोस्तों, ये ब्रोशर है इन लोगों का, यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हो। जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी वो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड है। अभी रिसेंटली केस बताता हूँ, एक बच्चा कहीं से बीएड करके आया था, नाम सिंघानिया यूनिवर्सिटी था, और डी ट्रिपल एस बी ने, जो दिल्ली सबॉर्डिनेट बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो कि टीचर अपॉइंट करता है, उन्होंने कहा कि एनसीटीई से सिंघानिया यूनिवर्सिटी सिंस रिकॉग्नाइज नहीं है, तो हम इन बच्चों को एलिजिबल नहीं मानेंगे टीजीटी पोस्ट के लिए, तो उनको हटा दिया उनको।
ठीक है। तो काफी बेटर होता है कि आप जो है जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, ठीक है, देख के करो कि क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटीई से। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कहाँ चला गया, ये रहा, कि जो ये कॉलेजेस हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई। तो कोई से भी कॉलेज से आप कर सकते हो, एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी आके जो है बीएड करके या फिर एमएड करके या फिर बीएससी बीएड या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कह लो, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोई करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं, यहाँ पे आओ पहले आप, सीट मैट्रिक्स पे जाने से पहले यहाँ आओ पहले, देखो ये ना, अच्छा ये तो सिलेबस वाला पार्ट है, सिलेबस वाला पार्ट भी अभी मैं डिस्कस नहीं करने वाला आपके साथ। यहाँ आओ, आपको ना 4 बोर्ड मिलेंगे, 4 बोर्ड मिलेंगे जहाँ पे, या 4 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मिलेंगे आपको, जहाँ से आप जो है बीएड कर सकते हो। 4 ही मतलब जगह से, ठीक है। एक तो ही आपका अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूर है, और एक ये नया इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इन्हीं 4 पे मेन अभी ध्यान रखना, आर आई अजमेर, आर आई भोपाल, आर आई भुवनेश्वर और आर आई मैसूर, मैसूर याद रखना। अब आप कहोगे कि मैं तो दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली वाले कहाँ से बीएड करेंगे? तो इसमें एक प्रावधान क्या है, देखो क्या गिवन है इसमें, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं सुन पाए मेरी बात को अच्छे से तो कुछ समझ आएगा नहीं और गलतियां करोगे। देखो, अजमेर वालों के लिए ऐसा नहीं है कि अजमेर का जो आरआई है सिर्फ अजमेर के बच्चों को लेगा या राजस्थान के बच्चों का लेगा, नहीं। अजमेर वाले बोर्ड में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? हरियाणा वाले, जिनके पास डोमिसाइल है किसका, हरियाणा का, हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का और दिल्ली का, और चंडीगढ़ भी इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। अब आप मान लो कि मैं झारखंड से हूँ, ठीक है, तो क्या मैं झारखंड वाला बच्चा, मान लो झारखंड के वाला क्या बच्चा आर आई अजमेर में जाएगा एडमिशन लेने, क्या उसको मिल जाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि झारखंड वाले के लिए एक अलग से आर आई जो है इन्होंने बना रखा है। तो वो कौन सी आर आई है, अगर वो झारखंड वाला जाना चाहता है तो देखो, आर आई भुवनेश्वर में जो है उसको मिलेगा जगह। कौन सा? आर आई भुवनेश्वर में। कौन कौन से आर आई भुवनेश्वर में? बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो इसमें भुवनेश्वर वाले को जगह मिलेगी। फिर इसमें आप कहोगे क्या दिल्ली वाला भुवनेश्वर में भर सकता है भुवनेश्वर वाले आरआई के लिए? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलो अच्छा, एक एनईआरआई बोल रहा था मैं कि ये किसके लिए, तो देखो ये जो है इज द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। NERI was set up at Shillong in 1995 to cater the educational needs of the north eastern states। यानी कि NERI में सिर्फ अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा वाले बच्चे भर सकते हैं। तो ये मत बोलना कि दिल्ली वाला, राजस्थान वाला भर सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं भर सकता। राजस्थान वाले को कहाँ जाना पड़ेगा? अजमेर वाले आरआई में। तो सबके लिए आरआई में जो है निश्चित बता रखा है कि कौन से स्टेट से कौन भर सकता है और किस वाले में भर सकता है। तो आप यहाँ पे जो है अपना चेक कर सकते हो। मैसूर वाले के लिए कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप, ये सब जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहाँ करेंगे? सिर्फ मैसूर वाले में। यानी कि कोई दिल्ली वाला, राजस्थान वाला मैसूर वाले आरआई में एडमिशन नहीं पाएगा। याद रखना इस चीज को। ये इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी आई होप। अच्छा, इनके क्वेश्चन पेपर जो है 3 लेवल में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बिकॉज 3 लेवल में आने का कारण ही है क्योंकि ये 3 टाइप से आप एंट्री ले सकते हो इसमें। एक तो ये है कि जब आप 12th पास करके आए हो, ये फीस स्ट्रक्चर मैं अभी इसको बताऊंगा आपको। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ मिलेगा ये हमें? हाँ देखो, सेपरेट क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। 3 लेवल में होता है, देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब सिंस हम क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं और सिलेबस की बात कर रहे हैं, याद रखना। तो लेवल 1 में अगर किसी को मान लो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना, वो 12th पास करके आया, मतलब उसको बीएससी भी करनी है, बीएड भी करनी है, तो ये 4 साल में उसका निपट जाएगा, ठीक है। फिर एमएससी और एमएड करना है, तो वैसे तो एमएससी एमएड 4 का होता है, बट ये 3 में निपट जाएगा, ठीक है। क्योंकि एमएससी 2 साल की और एमएड जो सॉरी एमएससी 2 साल की और एजुकेशन जो है वो 2 साल की हो जाती है। तो 4 साल, तो वैसे यहाँ पे 3 साल में निपट जाएगा। अच्छा, कई कई कोर्सेज ना दोस्तों इसमें, मान लो अगर मैं एमएससी एमएड कहता हूँ, तो कई बार ऐसे होता है कि मान लो 6-6 साल वाले कोर्सेज हैं। यहाँ पे याद रखना, कई बार 6-6 साल वाले कोर्सेज मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे 6-6 साल, मैं बताता हूँ आपको। मान लो किसी को बीएससी करनी है, फिर एमएससी करनी है, फिर बीएड करना है मान लो, फिर एमएड करना है, मान लो इतनी सारी डिग्रियां करनी है। तो बीएससी के लिए वैसे 3 साल मान लो, एमएससी के लिए मान लो कितने साल, 2 साल, बीएड के लिए फिर 2 साल और एमएड के लिए फिर 2 साल। तो जोड़ो ना एक बार, 3 2 5 6 7 8 9,
वैसे मान लो बीएड नहीं करवा रहे हैं, मान लो एमएससी एमएड की अगर मैं बात करूं, एमएससी मास्टर्स इन साइंस और मास्टर्स इन एजुकेशन हो गया, तो देखोगे जोड़ के तो 2 2 4 2 6 हो रहा है, तो ये 5 साल में आपको डिग्रियां देंगे। यानी कि एमएससी एमएड, एमएससी एड वाला जो कोर्स है ये कुछ और नहीं है, ये मास्टर्स इन साइंस एंड एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एमएससी भी हो जाएगी, एमएससी भी, और उसके बाद बीएड देन एमएड, तो आप जोड़ लो 2 2 4 2 6, तो ये 5 साल में आपको जो है डिग्री दे देंगे। ठीक है, तो मतलब 3 3 डिग्रियां हो जाएंगी आपकी 5 ईयर्स में, याद रखना। तो ये 3 लेवल के जो है क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लेवल 1 जो है आप ये देख लो कि बीए बीएड एमएससी एड वाला, बट यहाँ पे मुझे मोस्ट, लेकिन हाँ याद रखना, अगर ये जो आपका अगर बीएड होता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस आई पार्टिकुलरली बिलीव कि ये मास्टर्स ही होगा, क्योंकि अगर ये बीएड लिखते, एमएससी और बीएड होती, तो बीएड को बाकायदा बी मेंशन किया जाता, बट यहाँ पे बी मेंशन नहीं है। इसका मतलब वही है जो मैं कह रहा था, ये 5 ईयर वाला प्रोग्राम है। तो लेवल 1 देख लो, उसके बाद जो है लेवल 2 वाला जो है बीएड या फिर बीएड एमएड आपको इंटीग्रेटेड करना हो, तो लेवल 2 जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। और सिर्फ अगर आपको एमएड करने आना है इनके पास, तो आपको लेवल 3 वाला क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और ये जो एमएड वाला है, इसको पीजी लेवल कहते हैं, अभी आपको दिखा भी दूंगा मैं। ठीक है, तो हर एक लेवल के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। लेवल 1 यानी कि जो बीएससी बीएड बीए बीएड एमएससी एमएड ये सब करना चाहता हो, तो लेवल क्वेश्चन विल बी एज एक्सपेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। तो इस लेवल का जो है 12th लेवल का ही कुछ पेपर होगा, समझ लो आप इस टाइप से। मैं क्वेश्चन पेपर बाद में किसी वीडियो में दिखा दूंगा आपको। तो लेवल 1 वाला ज्यादा कुछ टफ नहीं है। लेवल 2 में क्या है कि लेवल 2 कब आएगा, बीएड या फिर बीएड एमएड करने कौन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रेजुएशन करके आ चुका ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो है जो ग्रेजुएशन आपने करी है उससे एक्सपेक्टेड उसी से कुछ सवाल होंगे, लेट से, इनका कहना है। और लेवल 3 भैया ये तो महान आदमी है, तो बीए भी करके आया, ग्रेजुएशन भी करके आया, बीएड भी करके आया, तो भैया इनसे जो है प्रोफेशनल एजुकेशन लेवल तो पूछा ही जाएगा, साथ के साथ जो ग्रेजुएशन वाला लेवल होगा वो भी पूछा जाएगा। ठीक है, सभी लेवल में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी और इंग्लिश तो होगा ही होगा। ठीक है, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन से जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विल बी ऑफ 20 ईच, मतलब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से जो है 30 क्वेश्चन होंगे, तो 30 और 20 50 हो गए, और 30 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के होंगे। ये पैटर्न रहेगा सेम सभी क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है, मीडियम जो है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी रहेगा। 80 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। नंबर ऑफ टेस्ट बुकलेट, ओनली सेट ऑफ 1 बुकलेट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच ग्रुप। सभी क्वेश्चन जो सही होंगे उसको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि पूरा पेपर जो है 160 नंबर का होगा। 80 क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किया था, और 0.5 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो। मैंने सारा क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको समझा दिया, होप सो कि ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। तो अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है, तभी जाके जो है आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी। सबको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, याद रखना। ठीक है, और प्रायोरिटी बेसिस पे जो है हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह मिलती है। बाकी रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप देख सकते हो। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल से लेके कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है एजुकेशन से लेके, एजुकेशनल फिलोसफी से लेके, क्या क्या जो फिलोसफीज थी रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके मान लो जॉन डुई वगैरह, और भी बहुत सारे फिलोसफर से उनका क्या मानना था वो सब होंगी। स्कूल मैनेजमेंट से हो सकती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स ये वगैरह वगैरह देख ही सकते हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह 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 ये सब हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे। तो यानी कि 3 हो गए आपके। जो उसकी सिलेबस होगा ये आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इन्फॉर्मेशन में मैं बता दूं आपको कि सीटें कैसी कैसी रहती हैं। तो देखो साइंस वगैरह के लिए आ रहा है अजमेर में, मान लो भैया दिल्ली वाले हैं या राजस्थान वाले हैं, जो भी और बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश वगैरह भी शायद इसमें इंक्लूडेड था अजमेर में, हाँ बिल्कुल इंक्लूडेड था। तो 50 साइंस के रहेंगे और 5 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व कर रखी है। सोशल साइंस या लैंग्वेज कैटेगरी की मैं बात करूँ तो भाई देखो, इतने ही सब्जेक्ट के जो है टीचर बनते हैं, या फिर तो लैंग्वेज के टीचर बनोगे, या फिर तो साइंस सब्जेक्ट कोई होगा, या फिर कोई एसएसटी वाला। तो भैया एसएसटी वाला और लैंग्वेज वालों को एक ही में डाल दिया। 50 सीटें हैं बस मात्र। ठीक है, 50 सीटें मात्र आ रही है अजमेर में, तो ध्यान से भरना। 50 और 50 100, यानी कि मैक्सिमम ही 110 लोगों को लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो ये सारी सीटें आप देख लो। ठीक है, रिजर्वेशन कैसे होंगे, तो रिजर्वेशन एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी दिस। अच्छा, याद रखना ये आरआई की जो फैसिलिटी है यहाँ से बीएड करने वाली, ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जो कि एससी एसटी हैं, बिकॉज एससी एसटी के लिए फीस जो है बिल्कुल ही माफ है कॉलेज वाली। ठीक है, कुछ ही फीस उनको भरनी पड़ती है। बाकी मैं दोस्तों बता दूं, जनरल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो ओवरऑल जो यहाँ पे सारे चार्ज हैं, सारे जो चार्जेस हैं सब मिला के, जो आपका इंस्टीट्यूट का जो फीस होगा 1 साल का, वो 14,155 होगा, ये सारे चार्जेस मिला के। इसके अलावा 1,100 जो है आपका और लिया जाएगा
ये कुछ एडिशनल चार्जेस जोड़े गए हैं, रिफंडेबल हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, वैसे मिल जाएगा बट ये जोड़े जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी का फी कितना होगा, 220 रुपये का होगा। इसके अलावा पर महीने मतलब पर मंथ आपका जो हॉस्टल का खाने पीने का और रहने का जो खर्चा होगा उसका मिला के 2100 रुपये पर मंथ लिया जाएगा। तो जोड़ लीजिए, सिर्फ इसमें 2 मंथ का दिखा रखा है 4200 रुपये, बट ओवरऑल मैंने जोड़ लिया था इसको, तो ये अराउंड आपका 32,900 समथिंग पड़ रहा है सब मिला के, ये नीचे वाले फीस भी मिला के। तो अगर मैं सबको जोड़ दूं, मतलब ये पूरा अगर मैं जोड़ दूं, नीचे वाला ये जो कि 32,000 समथिंग पड़ेगा, ये जोड़ दूं, ये जोड़ दूं और ये जोड़ दूं, मान लो सारी फीसें अगर मैं जोड़ दूं, तो अप्रोक्स मान के चलो कि आपको सालाना सालाना ये देखो मैंने जोड़ रखा है यहाँ पे, सालाना जो है आपको 48,375 यानी कि 50,000 रुपये मान के चलो, अराउंड 50,000 रुपीज जो है आपको पर मंथ जो है, पर मंथ कह रहा हूँ सॉरी, पर ईयर जो खर्चना पड़ेगा अगर आपको बीएड करनी है हॉस्टल में रह के। हॉस्टल में अगर रह के करनी है तो इन्हीं का खाना पीना सब कुछ। ठीक है, बाहर रहोगे तो फिर ये खर्चा हटा लो, बाहर रहोगे तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर फ्री में रहोगे, 3,000 का रूम आएगा और 3,000 का मान लो खाना पीना खा जाओगे, तो 6,000 रुपये खर्चा होगा। तो 12 6 के 72 यानी कि 72,000 रुपये तो वैसे ही हो जाएंगे। तो बढ़िया है कि भैया हॉस्टल मिल जाए तो काम कम खर्चे में हो जाएगा, यानी कि 50,000 में ये खर्चा भी सब इंक्लूडेड 50,000 में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया जहाँ से आप जो है कर सकते हो। ये फीस स्ट्रक्चर था इनका, मैंने सारा कुछ जोड़ लिया यहाँ पे। तो अराउंड 50,000 पर एनम आपका पड़ेगा, खाना पीना सब कुछ मिला के, रहोगे इन्हीं के पास 2 साल का, यानी कि 1 लाख। यानी कि अगर आप 2 साल मान के चलो कि अगर आप रहते हो, एमएड करने जा रहे हो सिर्फ या फिर बीएड करने जा रहे हो, तो आपका जो है 2 साल का खर्चा पड़ेगा लगभग 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। लेट मी शो यू कि सभी SC ST बच्चों को तो मिलती है। खाना पीना मैंने बताया था, उनका कुछ हद तक जो है स्कूल का फी, कॉलेज का जो फी है वो तो है ही नहीं, मतलब फ्री है। ठीक है, बाकी जिनको स्कॉलरशिप जो है मिलेगी उनको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, उनको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। SC ST के लिए तो कम्प्लीटली फ्री है, बट 50% ऑफ द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स उनको भी NCERT अपने रूल्स के तहत जो है, अगर पेरेंट्स की इनकम कुछ कम है तो उनको जो है NCERT आपको स्कॉलरशिप देगी, यानी कि 1 लाख का कुछ कम पड़ जाएगा, 1 लाख से कुछ कम ही पैसे देने पड़ेंगे आपको अगर आप एलिजिबल होते हो इनके थ्रू से तो। ठीक है, तो 2 साल में बीएड या फिर 2 साल में अगर एमएड करनी हो आपको तो 1 लाख रुपए वैसे मान के चलो बिना स्कॉलरशिप वगैरह के, बट मेरा मानना है कि मिल ही जाएगी स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ तो ये सारी फीस वगैरह थी, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फॉर्म आपको जो है अगर थोड़ा सा और कुछ जानना, ज्यादा जानना है तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेना। अच्छा याद रखना कि जहाँ के भी आप हो, मान लो अगर अजमेर में आप भरना चाहते हो फॉर्म, तो दिल्ली के हो तो दिल्ली का डोमिसाइल इंपॉर्टेंट रहेगा, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, वो कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा अब ये मत बोलना कि सर दिल्ली के हैं, अजमेर तो बहुत दूर पड़ेगा। तो देखो, बीएड करनी है, एमएड करनी है कम पैसों में और अच्छी जगह से, तो बेटर है कि आप RIE से करो। DU में नाम आ गया तो भैया DU में कर लो, BHU में नाम आ रहा है तो BHU में कर लो। लेकिन अगर नहीं आया DU और BHU में नाम, लेकिन चाहते हो कि फिर भी अच्छे से के यूनिवर्सिटी में जाओ, तो भैया बेटर है कि NCERT करवा रही है, कर लो इनके पास से। कई बार इन लोगों की प्लेसमेंट हो जाती है आपके KVS वगैरह और नवोदय विद्यालय समिति वगैरह में, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में। क्यों? क्योंकि भैया वो गवर्नमेंट जॉब है, तो वो तो पक्का तो आपको तभी होगा जब कोई वैकेंसी आएगी। बट यस, अगर आप दिखाते हो NCERT वगैरह से करके आए हो बीएड वगैरह अपनी, मतलब NCERT के RIE से, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब मिल जाती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तो मिल ही जाती है। ठीक है, तो प्लेसमेंट वगैरह का भी होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ के इसके अलावा आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा? क्या अजमेर ही जाना पड़ेगा पेपर देने जो एंट्रेंस एग्जाम होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एंट्रेंस इनका जगह जगह पे होता है, जैसे दिल्ली में, ये रहा दिल्ली में भी है आपका। अगर मान लो कोई लखनऊ, ये क्या कहते हैं, अरे यूपी से है, तो यूपी के भैया बच्चों के लिए भैया इलाहाबाद भी है, और इलाहाबाद अगर नहीं जाना तो लखनऊ भी जा सकते हैं वो एग्ज़ाम देने। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दो जगह है, मतलब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे इलाहाबाद जा सकते हैं या फिर लखनऊ जा सकते हैं एग्ज़ाम देने, दिल्ली वाले दिल्ली में ही मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कोई झारखंड का है तो झारखंड वाले को भैया रांची ही जाना पड़ेगा, और बिहार वाले को पटना ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। गोवा वाले को पणजी जाना पड़ेगा। इस टाइप से एग्जाम सेंटर्स हैं, इनकी लिस्ट भी आप जो है देख सकते हो, देख लो। वेस्ट बंगाल वाले को कोलकाता जाके ही एग्जाम जो है देना पड़ेगा। तो ये कुछ सीट सॉरी एग्जाम सेंटर्स थे जो कि आप देख पाए हो यहाँ पे। चलिए, इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने बता ही दिया था। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया था।
ये सारी चीज़ें वही हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर 80 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे 120 मिनट वगैरह, वही सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करके, तो जो भी रेलेवेंट जानकारियाँ थी मैं सारा कुछ जो है आप लोगों के बीच डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो SANTOSH_LITERARY लिटरेरी ये सर्च करोगे तो आ जाएगा। बेटर ये है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका नाम है LITERARY लिटरेरी माइंड। ठीक है, मैं आपको एजुकेशन वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियोस जो है प्रोवाइड करवाता रहूँगा और करता रहूँगा। मोस्ट प्रोबेबली आगे जब कहीं पे इन्वॉल्व भी हो जाता हूँ टीचिंग के फील्ड में तब भी मैं आप लोगों से कनेक्टेड ही रहूँगा। आपको चाहे BSc करनी हो B.Ed करनी हो आगे जाके तो मेरी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए 8383018454 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा कोई टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरे से पढ़ना चाहता है, पेड रहेगा, तो अगर पढ़ना चाहता है, बट हाँ एक कम फीस में मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 8383018454। किसी और नंबर पे कॉन्टैक्ट नहीं करना, दिस इज माई ओनली नंबर, ऑफिशियल नंबर, यू विल हैव टू कॉल मी हियर, या फिर कॉल तो नहीं लगेगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, आई विल चेक दैट। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ जानना है, पढ़ना है मेरे से, तो आप जो है मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सीटेट से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो आप मेरे से। चलिए, बाकी कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे जाओ रजिस्ट्रेशन कर लेना। मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता आपको, बट अभी मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने वाला। जब आप एंट्री ले लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे सक्सेसफुली, तो आपको अपना यूज़र नेम जो है डालना है, पासवर्ड डालना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, सब कुछ कर देना है और सिंपली जो है पेमेंट करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। 1200 रुपये है फॉर्म की कीमत फॉर जनरल और OBC, एंड 600 रुपये है आपका SC ST एंड EWS। तो EWS वालों के लिए भी 600 रुपये रखी गई है फॉर्म की कीमत। ठीक है, तो ये है सारा सारा जो जो नॉलेज था जो रिलेटेड टू NCERT RIE से। अगर किसी को B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड B.Ed MSc एड, यानी कि भैया 6 साल वाली डिग्री 5 ही साल में करनी है आपको, तो भी कर सकते हो आप। बहुत लंबा लंबा कोर्सेज भी करवाते हैं ये लोग। सीनियर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, 5 साल से एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। तो मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस, है ना। देखते हैं कि कितने लोगों का एडमिशन होता है यहाँ पे। वैसे तो सीटें जितनी उतने का तो हो गई, बट मेरी वीडियोस के थ्रू से जो लोग जाएंगे मैं उनका कह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। बाकी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कुछ रेलेवेंट कंटेंट, अगर मेरे पास मिले तो डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।